गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने वर्क को अच्छे से कर रहे होंगे। हम्म, तो मैं विद्याधर वर्मा आपको हिंदी की बुक रिमझिम का लेसन सेकंड पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है फसलों का त्यौहार। हमने इस लेसन में दो पेज पढ़ लिए थे, पेज नंबर 13 और पेज नंबर 14। 14 पेज की लास्ट लाइन हम पढ़ रहे थे कि झारखंड में इस त्यौहार को सरहुल के नाम से मनाया जाता है। जो इसमें ये फरवरी मार्च में में संथाल के लोग मनाते हैं और ओरांव के लोग हैं वो मार्च अप्रैल में इस त्यौहार को मनाते हैं। ये दोनों आदिवासी जातियां हैं, संथाल और ओरांव। इस दिन सभी प्रकृति की पूजा करते हैं। प्रकृति यानी जो प्रकृति के द्वारा अपने आप बनी हुई जो चीज़ें, जैसे पेड़, नदी, पहाड़, सूर्य, चंद्रमा, हैं, ये सब की सब प्रकृति कहलाती है। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ों की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। यहाँ तक पढ़ लिया था हमने। लास्ट लाइन देखिए, स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। इसलिए क्या करते हैं, रात भर ढोल मंजीरे लेकर के लोग हैं वो नाचते गाते हैं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियाँ, छोटी छोटी मतलब पहाड़ियाँ, घाटियाँ मतलब लंबे लंबे साल के वृक्ष का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव। यानी क्योंकि ये आदिवासी लोग हैं, जंगलों में रहते हैं, चारों ओर जंगल होते हैं इनके, हैं, और वहीं ये बसे होते हैं छोटे छोटे गांव, जिसमें 10, 12, 15, 20 घर होते हैं गांव के अंदर, और वो दूर दूर बसे रहते हैं, और वहीं वो सब रहते हैं। उनके घर कैसे होते, देखो, लिपे पुते करीने से बुहारे और सजाई गई अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते हैं। अपने घर के सामने ही लोग इकट्ठे हो जाते हैं, पंक्ति बना लेते हैं, लाइन के अंदर सभी लोग नाचते हैं और गाते हैं। नृत्य यानी नाचते हैं, पंक्ति यानी लाइन। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। अगले दिन क्या करते हैं, वो घर घर जाते हैं नृत्य नाचते गाते हुए, और फूलों के पौधे लगाते हैं। घरों के सामने फूलों के पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, और प्रत्येक घर से क्या करते हैं, वो चंदा मांगते हैं, उनका ये रिवाज है। पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? तो चंदे में भी वे लोग क्या मांगते हैं, मुर्गा, चावल और मिश्री, ये 3 चीज़ मांगते हैं। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। फिर एक जगह खाना बनाते हैं, पूरे गांव का खाना एक साथ बनता है, फिर वो सभी मिलकर साथ खाते हैं और खेलते हैं। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। तीसरे दिन इस पूजा होती है, और फिर उसके अपने कानों में एक सरई का पौधा होता है, उसके फूल पहनते हैं। इसी दिन बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। बच्चों, बसंत एक मौसम है। मुख्य 4 मौसम होते हैं भारत में, सर्दी, गर्मी, वर्षा और वसंत। अब कौन सा मौसम चल रहा है? अब वर्षा ऋतु का मौसम चल रहा है बच्चों। तो वसंत ऋतु बड़ा शुभ, सुहावना और शुभ मौसम होता है। धान की भी पूजा की जाती है। पूजा किया हुआ आशीर्वादी धान अगली फसल में बोया जाता है। अब चावल की पूजा होती है, धान यानी चावल है, और फिर वो अगली फसल के लिए रख दिया जाता है। उसको जब बरसात होती है तो अगली फसल में वही पूजा किया हुआ चावल अपने खेतों में बोते हैं। तमिलनाडु में, ये तो था झारखंड में। अब देखो तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों
से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तो तमिलनाडु में पोंगल के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर, मसूर आदि कटकर घरों में पहुंचती हैं। यानी फसल दो प्रकार की होती है बच्चों, खरीफ और रब्बी। तो जिसमें खरीफ की फसल में जैसे चावल, अरहर, मसूर ये सब आती हैं, और रब्बी में जैसे गेहूं, चना, इस तरीके की फसलें आती हैं। और लोग नए धान कूटकर चावल निकालते हैं। चावल के ऊपर एक छिलका होता है बच्चों, को कूट करके निकालते हैं लोग। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। एक मटका नया लेके आते हैं, जिसमें चावल, दूध और गुड़ डाल करके रख देते हैं धूप में बाहर। हल्दी शुभ मानी जाती है, इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध देते हैं। ये मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है, तो पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल के स्वर सुनाई देते हैं। इसका मतलब होता है तमिल भाषा में पोंगला पोंगल, पोंगला पोंगल का मतलब होता है खिचड़ी में उफान आ गया। यानी जब वो बन करके तैयार हो जाती है, एक तरह से दूध, चावल और गुड़ डाल करके धूप में रखने से उसमें उफान आ जाता है, तब लोग जोर जोर से बोलते हैं इन वाक्य को। तो ये था तमिलनाडु में किस तरीके से हम इस त्यौहार को मनाते हैं। अगला है दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। तो गुजरात में पतंग पर्व के रूप में गुजरात में मकर संक्रांति को मनाया जाता है। तो गुजरात में मकर संक्रांति हो और पतंग नहीं उड़ाए जाए, पतंग तो अपने यहाँ भी उड़ाते हैं बच्चों, आपने भी उड़ाए होंगे। इस दिन आसमान की ओर यदि नज़र उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगें आकाश में लहराती भी मिले। यदि हम आसमान की ओर देखते हैं ऊपर, तो हमें ऐसा नज़र आता है कि जैसे रंग अलग अलग रंग की और रूप की पतंगें हैं, वो चारों ओर लहराती हुई नजर आ रही हैं। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। गुजरात में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, हर तरह का व्यक्ति है वो पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य ढक सा जाता है। तो आसमान में हजारों लाखों की पतंगें उड़ती हैं एक साथ, ऐसे अंधेरा सा छा जाता है, सूर्य के आगे जैसे आ जाता है तो सूर्य ढक सा जाता है। और प्रत्येक गुजरात के अंदर प्रत्येक स्टेट, प्रत्येक देश से भी, अलग अलग देशों से, विदेशों से भी यहाँ पतंग उड़ाने के लिए आते हैं। और भारत में प्रत्येक स्टेट से भी लोग पतंग पर्व मनाने जाते हैं। तो आज हमने मुख्य रूप से झारखंड, तमिलनाडु और गुजरात में इस पर्व को कैसे मनाया जाता है इसके बारे में पढ़ा। अगला पेज हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इसका लेसन अभी ये पूरा नहीं हुआ है, बाकी का अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आप ध्यान से इसको पढ़ना है और एक बार इसको दोबारा से सुनना है अच्छे से।